हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने कैपिटल क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको पता है हमने हिस्ट्री की क्लासेस शुरू किया है, तो हम हिस्ट्री का इसमें कंप्लीट पहले सिलेबस करेंगे, उसके बाद अदर जीएस के पोर्शन पे चलेंगे, जो मैं आपको डे बाय डे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो हमने लास्ट क्लास में किया था नंदवंश, तो नंदवंश से आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश का टाइम पीरियड था 322 बीसी से लेकर 185 बीसी। अब हमें इसमें जो जो मुख्य राजा पढ़ने हैं हम उनको देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख जो शासक थे इसमें हमको 3 पढ़ने हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और महान अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड था वो था 322 बीसी से लेकर 298 बीसी, और बिंदुसार का 298 बीसी से लेकर 269 बीसी, और महान अशोक जिनको कहा जाता था उनका है 269 बीसी से लेकर 132 बीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटिव जो भी पॉइंट है उनको देख लेते हैं। और मुझे लगता है आप जो है साथ के साथ ही इनके हैंड नोट्स बना रहे होंगे आपके। तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं। अभी मैंने जैसे कि बताया इनका टाइम पीरियड था 322 बीसी से लेकर 298 बीसी। तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो एग्जाम में मोस्टली इसमें से ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया है कि मौर्य वंश के जो संस्थापक है वो कौन थे। तो ये तो आपको इससे याद हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था। इस समय यह 25 वर्ष के थे, और यह जो है भारत के पहले केंद्रीय शासक थे। इनके पीएम मतलब इनके जो मुख्य जो मंत्री थे वो थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वो विष्णुगुप्त था उस टाइम पर। चाणक्य ने अर्थशास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। चाणक्य के जो ग्रंथ का नाम है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित ग्रंथ है, जिसमें जो है चाणक्य जी ने बताया कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, क्या क्या रूल है, जो भी है वो अर्थशास्त्र में बताया। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था और 4 प्रांत वापस लिए थे, जो निम्न प्रकार है: काबुल, कांधार और कौन सा थे, हेरात और जेड रेसिया। इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। सेल्यूकस ने एक ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज को इनके दरबार में भेजा था। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही, ये जो मैंने जो भी पॉइंट लिख रखा है ये एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनसे अलग एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन मोस्टली अब तक पूछे नहीं गए हैं। मैगस्थनीज ने प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा है। इनके राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील और सौराष्ट्र गुजरात में कराया था। ठीक है। इस झील की मरम्मत अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने कराई थी। अब इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य को शैंड्रोकोटस भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यह जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने जैन धर्म को भद्रबाहु की सहायता से अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में सनभारा विधि से हो गई थी। अब इसके बाद आता है हमारा बिंदुसार, जिनका टाइम पीरियड था 298 बीसी से लेकर 269 बीसी। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अधिकारी थे, अर्थात उनके पुत्र थे। इन्हें अमित्रघात और सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये थे बिंदुसार। और पितृहंता मैंने बताया था आपको, वो कौन थे? अजातशत्रु।
इनकी माँ का नाम दुर्धरा था। यह आजीवक धर्म के अनुयायी थे। सीरिया के एक राजदूत डाइमेकस इनके दरबार में आए थे उस टाइम पर, और इनके काल में तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था, ठीक है, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, इस विद्रोह को अशोक के द्वारा दबाया गया था। अब इसके बाद आते हैं अशोक महान। तो अशोक के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा या सुना होगा। तो पहला पॉइंट देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और सुशील के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। तो सुशील और अशोक कौन थे? ये थे बिंदुसार के पुत्र दोनों। तो इनमें आपस में ही उत्तराधिकार के लिए कि मैं बनूंगा राजा और मैं बनूंगा, इसके लिए युद्ध हो गया। इस युद्ध में अशोक ने सुशील को हराया और पाटलिपुत्र पर शासन किया। यह पहले उज्जैन के गवर्नर थे। उस टाइम पे जो है अशोक जो है उज्जैन के गवर्नर थे। इन्होंने एक नया नगर श्रीनगर बनाया था। अगला पॉइंट देखते हैं, यह प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म क्या है? शिव जी की उपासना जो करते हैं उन्हें शैव धर्म से रिलेटिव बोला जाता है। 261 बीसी में अपने शासन के 8वें साल, जब उनको शासन करते हुए 8 साल हो गए, में इन्होंने कलिंग युद्ध का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। इस युद्ध में इन्होंने कलिंग के राजा नंदराज को हराया था, और इसी युद्ध के बाद इन्होंने कलिंग की राजकुमारी कारुबाती से विवाह कर लिया। इन्होंने बौद्ध धर्म को उपगुप्त की सहायता से अपनाया, जबकि इनके पिता कौन से धर्म को मानते थे? जो मैंने अभी आपको बताया है, बिंदुसार जी, वो मानते थे आजीवक धर्म को। नेक्स्ट वन देखते हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं विदेश में भी चलाया। इन्होंने एक नया धर्म अशोक का धर्म चलाया था। इन्होंने सांची का प्रसिद्ध स्फूत मध्य प्रदेश में जो कि उसका निर्माण कराया था। इन्होंने अशोक का स्तंभ सारनाथ यूपी में कराया था, जो यूपी में है, जिसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो पूछा जाता है भारत सरकार द्वारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो वो है अशोक का स्तंभ। इन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए दो अधिकारी नियुक्त किए। एक का नाम था राजुक और दूसरा महामात्र। इनको अभिलेखों का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में बड़ी संख्या में अभिलेख स्थापित कराए थे। इनके अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए थे। अभिलेख क्या होते हैं? बेसिकली उस टाइम पर आपको पता है, उस टाइम पे जैसे बुक्स वगैरह का इतना प्रचलन नहीं था, तो राजा महाराजा जो भी अपने विचार प्रजा के सामने प्रकट करना चाहते थे, वो उन विचारों को एक तरीके से पत्थर पर अंकित कराकर, ठीक है, पत्थर पे लिखवाकर उन्हें जगह जगह स्थापित करवा देते थे। तो उनको ही कहते हैं अभिलेख। इनके अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए थे। पहली ब्राह्मणी लिखी, दूसरी खरोष्ठी, और एक थर्ड आयराइक, अरामाइक, और 4th थी ग्रीक। इनके अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। अशोक को इनके अभिलेखों में देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अशोक के ये भी नाम आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया था। तो अशोक के जो पहले अभिलेख को पढ़ने में जो सबसे पहले जो सफल हुए थे 1837 में हुए थे, वो जेम्स प्रिंसेस। अशोक के मुख्य अभिलेख कौन कौन से हैं? मास्की, गुर्जरा, निठुर, अदेगोवलाम में इनका वास्तविक नाम मिलता है अशोक के नाम से यथार्थ। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी दी गई है, और अशोक की मृत्यु 232 बीसी में हो गई। इनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, और इसके बाद मौर्योत्तर साम्राज्य चलेगा। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र संप्रति राजगद्दी पर बैठा। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ बृहद्रथ। पतन के कारण क्या थे? अशोक के बाद जो कमजोर उत्तराधिकारी जो इनके पुत्र थे संप्रति, वो इतने योग्य नहीं थे राजा बनने के लायक, और कमजोर आर्थिक व्यवस्था। इनके शासनकाल में जो है आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी,
कमज़ोर सेना और सैनिक भी जो है कमज़ोर थे, उनकी जो है कोई व्यवस्था ढंग से नहीं थी। तो यहाँ पर हमारा मौर्य पीरियड जो है, मौर्य शासनकाल समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम आपको अगले वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे कोई भी नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन उसकी सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।